इटली का जर्मनी का एकीकरण हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद अपन आगे बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, प्रथम विश्व युद्ध की हम लोग बात करें तो आप देखोगे क्या रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है आपके 28 जुलाई 1914, ठीक है, से शुरू होकर के ये 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 तक ये रहता है। और हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये आपके 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। लगभग 1565 के आसपास, 1565 दिन तक हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, ठीक है। और इसमें आपके दो पक्ष थे, दो पक्ष। और ये जो दो पक्ष रहे हैं जिसमें एक हम देखेंगे मित्र राष्ट्र और एक हम देखेंगे आपके धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र जो रहेंगे उसमें आप देखोगे फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है, जापान है, इस प्रकार के देश आपके यहाँ रहेंगे मित्र राष्ट्रों के अंदर। और धुरी राष्ट्र में हम देखेंगे कि बुल्गारिया है, तुर्की है, ऑस्ट्रिया है और आपके जर्मनी है, ठीक है। ये देश ही आप लोग यहां देखोगे, ठीक है। तो सवाल की जो संभावना है वो ज्यादा यहां रहती है कि भाई कौन सा धुरी राष्ट्रों में देश शामिल रहा है, जिसमें एक देश आप देखते हैं जर्मनी, एक आप देखते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी, एक आप देखते हैं बुल्गारिया और एक देश आप देखते हैं तुर्की, ठीक है। तो ये जो राष्ट्र हैं इन राष्ट्रों की संख्या आपको मिलती है 4 और ये राष्ट्र जो हैं इनकी संख्या आपको मिलती है 32। तो दोनों पक्षों में टोटल जो देश हैं वो आपके कितने शामिल हो रहे हैं, 36 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि एक दो देशों का झगड़ा समझ में आता है, सारे के सारे देश ही झगड़ने लग जाए, है ना। तो सारे देश झगड़े क्यों, इसका कारण हम लोग देखते हैं। कभी ऐसा क्या हुआ कि देश जो है देश आपस में झगड़ने लग गए, देश आपस में लड़ने लग गए, है ना। तो इसमें आप देखो दो पक्ष, एक आपके मित्र राष्ट्र हैं और एक आपके धुरी राष्ट्र हैं, है ना। इसमें आपके 32 देश इसमें शामिल हैं और इसमें आपके 4 देश शामिल हैं। तो इसमें ये जो सवाल है धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल बनता है। तो इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, बुल्गारिया है और एक कौन है आपके तुर्की है। और एक देश रहा है आपके इटली। इटली जो है वो आपको पहले यहाँ भी दिखेगा, फिर वो तटस्थ भी दिखेगा और फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। इटली की कहानी कुछ ऐसे रहेगी। और मित्र राष्ट्रों की तरफ से हम लोग देखेंगे कि अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ही लड़ता है और काफी देरी से वो आता है, ठीक है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, कारण क्या थे, है ना। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों में यदि बात करें तो उससे पहले आप देश देख लो, ये जैसे ये आपके यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये बेल्जियम, है ना, ये आपका फ्रांस, ये इटली, है ना, ये मोंटेनेग्रो, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, है ना, ये है रसिया है, ये सारे देश हैं, ठीक है। और आप देखो कि कुछ इसमें देश है जो आपके दूसरी तरफ से लड़ रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया है, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया है, बुल्गारिया हो गया है और एक आपके कौन हो गया है, तुर्की हो गया है। तो ये सारे देश एक पक्ष में लड़ रहे हैं, मतलब कि धुरी राष्ट्र हैं ये। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रसिया, रोमानिया, सर्बिया, अल्बानिया, ग्रीस, है ना, इटली वगैरह जो है ये देश लड़ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो अब ये लड़े क्यों, है ना। इस क्यों में यदि हम लोग बात करें तो इस क्यों में एक नाम उभरता है किसका, बिस्मार्क का। बिस्मार्क जब हम पढ़ कर के आए इटली के, जर्मनी के संदर्भ में हमने देखा
कि जर्मनी के एकीकरण की प्रोसेस से जो गुजर रहा है, ठीक है। और एकीकरण की प्रोसेस से जब गुजरा तब हमने देखा था कि उसके द्वारा एक संधि की गई थी फ्रैंकफर्ट की, और फ्रैंकफर्ट की जो संधि करता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी उसे अल्सास, लॉरेंस, स्ट्रासबर्ग, मेज जैसे जो क्षेत्र थे फ्रांस के, वो हड़प लिए थे किसने? जर्मनी ने। और वहां हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने अपने राजा का जो राज्याभिषेक है वो भी उन्होंने वर्साय के महलों में किया उन्होंने, और उन पर एक बड़ा युद्ध का हर्जाना थोप दिया उनके ऊपर, और कहा कि जब तक ये दोगे नहीं तब तक सेना यहीं रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से फ्रांस का अपमान किया गया था, ठीक है। और फ्रांस का अपमान किया गया वहां। और हम लोग देखते हैं कि जो बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क भी इस बात को समझता था कि फ्रांस के जो क्षेत्र जिसमें अल्सास, लॉरेंस, है ना, मेज, स्ट्रासबर्ग, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इस प्रकार के क्षेत्र लेने के प्रयास किए जाएंगे। ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को लेने के प्रयास किए जाएंगे किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किए जाएंगे। और फ्रांस का एक राजनीतिज्ञ हुआ करता था पोयंकर, और पोयंकर एक बहुत ही भयंकर बात किया करता था, ठीक है। पोयंकर कहता था कि फ्रांस का नौजवान यदि अपने क्षेत्रों को वापस लेने के सोपन को नहीं देख रहा है तो उसके जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कि फ्रांस के प्रत्येक नौजवान का, प्रत्येक फ्रांसीसी का ये कर्तव्य है कि वो इन क्षेत्रों को वापस लेने के लिए प्रयास करे, और वो यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके जीने का औचित्य हमें दिखता नहीं है ना। तो अब देखो कि पोयंकर जो है, पोयंकर इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात कर रहा है। दूसरी तरफ बिस्मार्क है ना। तो बिस्मार्क में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बिस्मार्क की पहले हम लोगों ने नीति देखी थी, लोहे व रक्त की नीति। और लोहे व रक्त की नीति पर चल करके इसने जर्मनी का एकीकरण इसने पूरा किया, और जर्मनी के एकीकरण को ये पूरा कर देता है। अब एकीकरण जैसे ही पूरा हो जाता है सेडान के युद्ध के बाद, सेडान के युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं दो देशों का एकीकरण पूरा होता है, उसमें एक जर्मनी है और एक है इटली। तो उसके बाद में जब एकीकरण पूरा हो जाता है तब ये अपनी नीति को बदल देता है, और इसने अपनी नई जो नीति थी वो बनाई उसने शक्कर और बेर की नीति। शक्कर व बेर की नीति ये अपनाता है, और इस नीति का जो मुख्य जो उद्देश्य था, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि फ्रांस अकेला रहे, है ना, फ्रांस अकेला रहे, फ्रांस को कोई मित्र न मिले, है ना। और आप लोगों को याद है बिस्मार्क का वो कोटेशन, विलियम का वो कोटेशन जिसमें वो कहता था कि ये हमेशा 5 गेंदों से खेलता है जिसमें से 2 गेंद हवा में ही रहती है। जिसमें बात कर रहे थे इंग्लैंड की, परसा की, है ना, रूस की, है ना, बात कर रहे थे, और कहा कि उनको 2 को तो क्या रखता है, ये हवा में ही रखता है ना। इस प्रकार की बात हो रही थी। तो आप देखो कि शक्कर और बेर की नीति में ये चाह रहा है कि फ्रांस जो है वो हमेशा अकेला रहे, और हमारे साथ में 2 कम से कम जो महाशक्तियां रही है उस दौर की, जिसमें इंग्लैंड की बात हो रही है, पर्शिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, ये 2 महाशक्तियां हमेशा हमारे पक्ष में रहे। इस प्रकार से ये चल रहा है ये, ठीक है। तो ये पूरे प्रयास कर रहा है कि फ्रांस को अकेला रखा जाए। क्यों? क्योंकि फ्रांस यदि अपनी एकांतता को यदि समाप्त कर लेगा, उसको यदि अच्छे फ्रेंड मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा, बदला लेने की वो जरूर सोचेगा। अब इसकी जो पूरी जो जुगाड़ थी वो इसी में चली जाती है। लेकिन बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क बहुत सूझबूझ वाला व्यक्ति था, ये भी इसमें है। और फ्रांस में हम लोग देखते हैं, बिस्मार्क में हम लोग देखते हैं कि बिस्मार्क ने कभी भी प्रयास नहीं किया किस देश को चुनौती देने का, इंग्लैंड को। फ्रांस कहता था खुद को कि हम जमीन के चूहे हैं, लेकिन समुद्र का चूहा कौन है, इंग्लैंड है, इसलिए हमारे अंदर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नेपोलियन को यह बात समुद्र में लड़ने पर समझ में आती है, लेकिन बिस्मार्क बिना लड़े ही इस बात को समझता था कि समुद्र का चूहा यह है,
हम जमीन के चूहे, इसलिए हमारे बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उसने अपने जो क्षेत्र थे, उसने अपने क्षेत्र बांटे हुए थे, वो अपनी पिच को जानता था कि हम इस पिच पे खेलेंगे, है ना, वो उस पिच का खिलाड़ी है तो उसके लिए छोड़ो। इसलिए वो न तो उपनिवेश प्राप्ति की सोच रहा है और ना ही वो नौसेना को प्राप्त करने की सोच रहा है। इसलिए इंग्लैंड से हम लोग देख रहे हैं कि इसका सीधा कोई जो द्वंद्व है, सीधा बिस्मार्क के रहते हम लोग देखते हैं कोई द्वंद्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस लेकर के चल रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो फ्रांस है, फ्रांस क्या रहे, फ्रांस फ्रेंडलेस रहे, उसका कोई भी साथी होना नहीं चाहिए। और इसके लिए ये अलग अलग समझौते करते रहता है। और इसी में एक समझौता हुआ है तीन सम्राटों का संघ। और तीन सम्राटों का जो संघ है ये बनाया गया बिस्मार्क के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो एक ही है, फ्रांस क्या रहे, फ्रांस मित्र विहीन रहे, है ना। तो फ्रांस मित्र विहीन रहे, इस उद्देश्य से हम लोग देख रहे हैं कि इसने जो तीन सम्राटों का जो संघ है, तीन सम्राटों का संघ इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये जो तीन सम्राटों का संघ है, इसमें देश आपके शामिल रहे हैं रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। और ये समझौता बना है आपके 1873 में। अब आप देखोगे ये समझौता बड़ी कमाल की बात है। ठीक है, समझौता बड़ी कमाल की बात है। बिस्मार्क कहता है कि हमने सेंट पीटर्सबर्ग के पुल को बिना तोड़े हमने पुल कहां बना लिया है? वियना में। सेंट पीटर्सबर्ग का मतलब है रूस, वियना का मतलब है ऑस्ट्रिया। तो कह रहा है हमने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की और हमने यहां भी क्या कर लिया है, यहां भी हमने एक पुल बना लिया है। जबकि ये जो दो देश हैं, इन दोनों देशों के हितों की यदि हम बात करें तो ये विरोधी हितों के देश हैं, दोनों विरोधी हितों के देश है। और दोनों की ही रुचि ही रही है बाल्कन क्षेत्र के अंदर, जिस पे अभी अपन बात कर रहे हैं। दोनों की रुचि बाल्कन क्षेत्र में है और ये दोनों देश ये चाह रहे हैं कि तुर्की का आधिपत्य बाल्कन क्षेत्र में कम किया जाए, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सर्बिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये वाला जो क्षेत्र है। तो ये चाह रहा है कि यहाँ ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों देश ये चाहते हैं कि भाई तुर्की जो है, तुर्की के हितों को कम करके हम अपने अपने हित बढ़ाएं। तो अब अपने अपने हित बढ़ाएंगे तो इधर ऑस्ट्रिया बढ़ाएगा, इधर कौन बढ़ाएगा? रूस बढ़ाएगा। तो दोनों के हितों में टकराव होगा कि नहीं होगा? दोनों के हितों में टकराव होना तय था। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि तीन सम्राटों का जो संघ है, तीन सम्राटों का संघ बन जाता है। लेकिन विरोधी हित होने के कारण हम लोग क्या देखेंगे कि विरोधी हित होने के कारण जो रूस है, रूस ज्यादा दिन तक इनके साथ में टिक नहीं पाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि थोड़े समय बाद में रूस को जब धन की आवश्यकता होगी, बिस्मार्क उसकी धन की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाएगा और उसके धन की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाएगा। और जो बाल्कन क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि जो जर्मनी बिस्मार्क के बाद में बाल्कन क्षेत्र में हित साधेगा किसके? ऑस्ट्रिया के। वो ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ जाएगा। तो यहां ये बात थी। तो अब जब जर्मनी आ जाएगा किसके पक्ष में? ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ जाएगा, तो रूस क्या करेगा? रूस फिर यहां से छोड़ेगा, रूस यहां से छोड़ करके चला जाएगा। ये आगे की बात है ये। ठीक है, तो तीन सम्राटों का संघ हम लोग देख रहे हैं कि बन गया आपके 1853 में। हम लोग देख रहे हैं 1873 में तीन सम्राटों का संघ आपके बन गया है। फिर आप देखोगे एक शब्द आ रहा है आपके ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस की यदि हम बात करें तो देखो क्या रहा है कि 1879 के अंदर संधि हो रही है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में संधि हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें 82 के अंदर 82 में इसमें शामिल कौन हो जाता है? इटली भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखो कि ट्रिपल अलायंस बन चुका है। और ये जो ट्रिपल अलायंस बना है, इसमें कौन है आपके? इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और इसमें क्या हो चुका है? इटली, है ना। इटली आप देखो कि इसमें
जे कर दो, इसको आई कर दो, ठीक है। तो ये खुद की जे बुलाएंगे ये, है ना। तो इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, और इसमें शामिल कौन हो गया आपके, हम लोग देख रहे हैं कि इटली इसमें शामिल हो गया है इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो समझौता है, इस समझौते का उद्देश्य भी क्या है, इस समझौते का उद्देश्य भी यही है कि फ्रांस को मित्रविहीन रखा जाए, है ना। और यहाँ ये जो ट्रिपल अलायंस बना है, इसमें ये कहा गया कि यदि फ्रांस या फ्रांस का कोई साथी, जैसे फ्रांस व रूस मिलकर के यदि ट्रिपल अलायंस के किसी साथी पर यदि आक्रमण करेंगे, तो तीनों मिलकर मुकाबला करेंगे, तो तीनों मिलकर के हम इसका मुकाबला करेंगे। क्या मतलब हो गया इसका कि 1879 में जर्मनी और कौन शामिल हो गए इसमें, ऑस्ट्रिया शामिल हुए हैं, और फिर 82 में कौन आ गया है, इटली आ गया है। हालांकि ये ज़्यादा वफादार नहीं है ये, ठीक है, ये बिन के साथ है। थोड़े समय बाद में ये चला जाएगा किसके साथ में, ये चला जाएगा इंग्लैंड के साथ में। ये इंग्लैंड के साथ में भी थोड़े समय बाद हम लोग देखेंगे कि चला जाएगा ये, ठीक है। फिर रूस के साथ भी संधि कर लेगा ये, ठीक है। तो अब ये जो ट्रिपल अलायंस बना, इसमें ये कहा गया कि फ्रांस हम में से तीनों पर किसी पर आक्रमण करेगा। फ्रांस ने यदि जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी पर यदि आक्रमण करता है, तो ऑस्ट्रिया और इटली उसकी मदद करेंगे। यदि उसने इटली पर आक्रमण कर दिया है, तो फ्रांस और जर्मनी और इटली उसकी मदद करेंगे। और फ्रांस यदि किसी दूसरे देश के साथ, जैसे रूस के साथ मिलकर के यदि तीनों में से किसी पर आक्रमण यदि कर देता है ना, तीनों में से यदि किसी पर भी यदि आक्रमण ये कर देगा, तो हम तीनों ही क्या करेंगे, हम तीनों ही इससे मिलकर के हम क्या करेंगे, इस पर इसका मुकाबला करेंगे। इस पर तीनों मिलकर के हम इसका जो मुकाबला है वो हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये जो इटली जो है, इस इटली की कहानी हम लोग देखते हैं बिल्कुल ही अलग है। ये इटली अभी इनके साथ बैठा है, अब ये क्या करेगा, अब लोग देखेंगे कि ये 1887 में एक संधि करेगा, 1902 में, और एक संधि ये करेगा 1909 के अंदर, है ना। 1887 में हम लोग देखते हैं कि ये संधि कर लेता है इंग्लैंड के साथ, फिर ये संधि कर लेता है फ्रांस के साथ, और फिर ये संधि कर लेता है रूस के साथ। और जब विश्व शुरू होगा तब ये क्या हो जाएगा, आप देखो कि पहले ट्रिपल अलायंस में, और फिर हम देखेंगे कि ट्रिपल आतांत जो बनेगा उसमें भी शामिल रहेगा, ये दोनों में शामिल रहा। फिर जब युद्ध शुरू हुआ तब कि हम तटस्थ हैं, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो तटस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखो कि इटली जो है, इटली एक बहुत ही अवसरवादी देश रहा है, ठीक है। जब हमारा लाभ है तो हम काम करेंगे, हमारा लाभ नहीं है तो हम दूसरे के साथ काम करेंगे, और जब लगेगा कि दोनों से अब लाभ नहीं है तो हम तटस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा इसका रहा है। तो आप देखोगे ट्रिपल अलायंस जो है आपके, कब ट्रिपल अलायंस का स्ट्रक्चर बन जाता है, 82 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिपल अलायंस जो है, ट्रिपल अलायंस आपके बन चुका है, ठीक है। जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, और क्या है इसमें, इटली है। मतलब कि जय की बात है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर आप देखो कि ये अलायंस जो है, ये अलायंस बना, और इस अलायंस के बाद ऑस्ट्रिया आप देखो कि इनके साथ है, ठीक है। इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि पुनर्आश्वासन की जो संधि है ये की जा रही है। पुनर्आश्वासन की संधि हम लोग देख रहे हैं कि की जा रही है 1887 में पुनर्आश्वासन की संधि की जा रही है, और ये संधि हो रही है किसके बीच में, जर्मनी और रूस के बीच। ऑस्ट्रिया को बिना बताए, क्योंकि ऑस्ट्रिया को ही ऑस्ट्रिया से इनको क्या है, तकलीफ है। यदि ऑस्ट्रिया से तकलीफ नहीं होती तब तो क्या था, 1873 में ही 3 सम्राटों का संघ बना हुआ था, 3 सम्राटों का संघ बना हुआ था। तो अब आप देखो कि पुनर्आश्वासन संधि करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 1887 में जर्मनी रूस के साथ ऑस्ट्रिया को बिना बताए हम लोग देख रहे हैं कि इसके द्वारा संधि कौन सी की जा रही है, जो पुनर्आश्वासन जो है, पुनर्आश्वासन की संधि इसके द्वारा
की जा रही है। ठीक है, और पुनर्आश्वासन की संधि में ये कह रहा है कि रूस जो है, रूस बाल्कन क्षेत्र में इसकी रुचि है ना। तो ये कह रहा है कि हम बाल्कन जो क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र में जब भी आपका कोई मसला आएगा, जब भी मसला आएगा किसका, ऑस्ट्रिया और आपका यदि कोई मसला आएगा, तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ हम बिल्कुल एकदम तटस्थ हो जाएंगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ये जो बात है, ये बात कही गई है। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि यदि हमारा किसी से युद्ध हो रहा है, मतलब कि जर्मनी और रूस से किसी का युद्ध यदि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम तटस्थ हो जाएंगे। जैसे मान लो कि जो जर्मनी है, जर्मनी का युद्ध हुआ किसके साथ में, फ्रांस के साथ, तो उस स्थिति में रूस मदद नहीं करेगा, रूस क्या हो जाएगा, रूस तटस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि रूस और ऑस्ट्रिया, रूस और ऑस्ट्रिया का यदि युद्ध होता है, तो उस स्थिति में जर्मनी क्या हो जाएगा, जर्मनी तटस्थ हो जाएगा, किसी की भी मदद नहीं करेगा। ये पुनर्आश्वासन की क्या रही है, ये पुनर्आश्वासन की संधि रही है कि यदि हम पर कोई आक्रमण हो, तो अब आप किसी दूसरे गुट में शामिल नहीं होंगे, आप क्या रह जाओगे, आप तटस्थ रहेंगे, है ना। इस प्रकार से 1887 में हम लोग देखते हैं कि पुनर्आश्वासन की संधि हो जाती है। लेकिन यह संधि भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि 1887 में हम लोग देखते हैं कि रूस को धन की आवश्यकता है, और रूस को धन की आवश्यकता है, और रूस जर्मनी के स्टॉक मार्केट से ऋण लेना चाहता था। लेकिन ये जो ऋण है, इस ऋण में बिस्मार्क कोई रुचि नहीं दिखाता है। हालांकि इसका कारण यह भी था कि रूस में एक नियम बना हुआ था, उस नियम के तहत कोई भी विदेशी रूस में जमींदार नहीं हो सकता था, रूस में जमीन नहीं ले सकता था, ये भी इसको भय था। तो इसने, आप देखो कि एक तो इसकी मदद नहीं की, दूसरा क्या रहा कि हम लोग पढ़कर के आए हैं कि 1890 में बिस्मार्क को हटा दिया जाता है, बिस्मार्क को हटाया, और बिस्मार्क को हटाया और इसके जगह केप्रीवी को चांसलर बनाया, और केप्रीवी को चांसलर बनाया, और केप्रीवी की रुचि किसमें है, केप्रीवी की रुचि है इंग्लैंड के साथ मित्रता के अंदर, इंग्लैंड के साथ मित्रता में इसकी रुचि है, और केप्रीवी चांसलर बनता है। और इसके बाद इसने बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का पक्ष, ऑस्ट्रिया का ये पक्ष ले रहा है। तो अब आप देखो कि रूस जो है, रूस अब रूसेगा कि नहीं रूसेगा, पहले तो मदद नहीं की, और पहले कहा था कि हम बाल्कन क्षेत्र में तटस्थ रहेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अब बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया का पक्ष ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि केप्रीवी जो है, केप्रीवी इंग्लैंड से मित्रता चाह रहा है, ये इंग्लैंड से दोस्ती चाह रहा है, इसलिए सोच रहा है कि यदि हम रूस का थोड़ा यदि विरोध करेंगे तो वहां हमारे निकट संबंध बनेंगे। लेकिन अब ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन अब ये जो जर्मनी, रूस जो है, रूस अब यहां से बाहर निकलता है, और इसके धन की आवश्यकता को पूरी किया जाता है किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। क्योंकि फ्रांस को आवश्यकता है किसकी, मित्रों की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब रूस की आवश्यकताएं पूरी करेगा फ्रांस। और फिर आप देखोगे रूस और फ्रांस के बीच में हम लोग देखते हैं कि 1894 के अंदर, 1894 में 1894 के अंदर हम लोग देखेंगे कि रूस और फ्रांस के बीच में संधि हो जाएगी। और रूस और फ्रांस के बीच में जो संधि होती है, इसका क्या लाभ रहा कि एक तो फ्रांस के पास में कोई फ्रेंड नहीं था, एक तो उसको फ्रेंड मिल गया। ठीक है, और
1894 में जो संधि हुई, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर फ्रांस के साथ में दूसरे देश भी संधियां करते हैं। जैसे 1804 में उसका एक हार्दिक समझौता हो जाएगा, किसके साथ में? इंग्लैंड के साथ में। वो बहुत फेमस है, अप्रैल 1904 के अंदर। और फिर उस समझौते में भी शामिल कौन हो जाएगा? 1907 में रूस भी उसमें शामिल हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिपल आतांत बन जाएगा, और ट्रिपल अलायंस पहले ही बना हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यूरोप जो है, यूरोप दो भागों में आपके डिवाइड हो जाएगा, दो खेमे बन जाएंगे। एक ट्रिपल अलायंस बन गया है और एक ट्रिपल आतांत बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या रहा कि अब हम लोग देखते हैं कि यहां से जो फ्रांस और रूस के बीच में 1894 में हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में आपके संधि हो रही है 1894 के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कहा गया। इसमें यह कहा गया कि यदि जर्मनी की सहायता से ऑस्ट्रिया, ठीक है, यदि जर्मनी की सहायता से ऑस्ट्रिया रूस पर आक्रमण करेंगे तो फ्रांस मदद करेगा। ठीक है, तो फ्रांस क्या करेगा? फ्रांस मदद करेगा। ठीक है, अब जो रूस जो है, रूस भी कहता है कि तेरा भाई कम है क्या, है ना। यह भी इसको कहता है कि यदि जर्मनी की सहायता से इटली यदि फ्रांस पर आक्रमण करेगा तो क्या किया जाएगा? आक्रमण करेगा तो रूस मदद करेगा। ठीक है, और आप देखो कि जो फ्रांस जो है, फ्रांस तो अब बहुत खुश है ना, कब के बिछड़े हुए, है ना, आज आकर मिले। इस प्रकार का जो भाव है वो किसके अंदर आ रहा है? फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस बेचारा अकेला बैठा हुआ था, 1871 से अकेला बैठा हुआ, कोई भी बड़ा देश इसके साथ में नहीं है। ठीक है, और अब रूस जैसा जो बड़ा देश है, हम लोग देख रहे हैं कि आ गया है किसके साथ में? फ्रांस के साथ में आ गया है। और इस प्रकार से ये जो संधि हुई 1894 की, इस संधि का परिणाम क्या रहा? इस संधि का परिणाम ये रहा कि जो खतरनाक एकात्मकता जो थी वो टूटती है। अकेला बैठा था बेचारा, अवसाद में आ रहा था ये। ठीक है, तो अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि संधि हो जाती है, और फिर आगे चल करके हार्दिक समझौता होता है, और ये बड़ा ही कमाल का समझौता है। ठीक है, ये हो रहा है अप्रैल 1904 के अंदर। अप्रैल 1904 में ये समझौता हो रहा है, और हम लोग देखते हैं कि ये जो समझौता हुआ है, इसमें ये कहा गया कि फ्रांस और व इंग्लैंड के बीच में समझौता है। ये फ्रांस व इंग्लैंड के बीच में ये समझौता रहा, और इसमें क्या रहा है? इसमें ये कहा गया कि फ्रांस के हित मोरक्को में, ये लाइन बहुत पूछी गई है भाई, ये है ना, इससे आगे चल करके बहुत सारे विवाद होंगे, और इंग्लैंड हमेशा उस विवाद में साथ रहेगा किसके? फ्रांस के। चाहे मोरक्को संकट की बात हो, चाहे अगाडिर संकट की बात हो, दोनों ही जुड़े हैं किससे? मोरक्को से। अब फ्रांस के हित मोरक्को में और इंग्लैंड के हित मिस्र में,
एक दूसरे ने स्वीकार किए, एक दूसरे ने स्वीकार किए हैं। मतलब ये कह रहा है, इंग्लैंड गारंटी दे रहा है कि तुम मोरक्को में तुम्हारे हित, फ्रांस कह रहा है कि मिस्र में तुम्हारे हित। और आप देखो कि ये जो बात है, मोरक्को वाली जो बात है, मोरक्को वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोरक्को में हित थे किसके? जर्मनी के भी हैं। अब जर्मनी भी मोरक्को में आएगा तो इसने तो वादा किया हुआ है कि जब भी यहां तेरी टेरिटरी में कुछ होगा तो हम तेरे क्या रहेंगे? हम तेरे साथ रहेंगे। इसके कारण मोरक्को संकट चाहे 1905 की बात हो, अगाडिर संकट चाहे 1911 की बात हो, फ्रांस हमेशा साथ में रहा है किसके? सॉरी, इंग्लैंड हमेशा साथ में रहा है किसके? फ्रांस के। और सामने चाहे जर्मनी का पैंथर भी आ गया है चाहे, लेकिन इंग्लैंड पीछे नहीं हटा है। ठीक है, और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटा है ना? नहीं तो वो घटता नहीं, ये यदि हटता नहीं तो, है ना? आगे बढ़ो। तो ये समझौता हो गया 1904 में। और फिर हम लोग देखते हैं कि इनके साथ में इनको ज्वाइन कौन कर लेता है? इनको ज्वाइन कर लिया जाता है अगस्त 1907 में। रूस ने ज्वाइन कर लिया है। इस समझौते में रूस भी आ गया है। और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों जब शामिल हो जाते हैं, जिसमें आपके रूस 1907 में आ गया है, और पहले कौन आए हुए थे? इंग्लैंड और फ्रांस, ये 1904 में ही आए हुए थे। तो इस प्रकार से आप देखो 1907 में निर्माण हो गया है किसका? ट्रिपल आटांट या आतांत का निर्माण हो जाता है 1907 में। और आप लोग पहले ही देख चुके हो कि एक तो ये बन चुका है, और इससे पहले आप लोग देख चुके हो ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस आप लोग देख चुके हो, बन गया था कब? 1882 के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं? इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप जो है, यूरोप आपके दो गुटों में विभाजित हो गया है। ये दो गुट बन गए हैं, दो गुटों में यूरोप विभाजित। ठीक है, इसीलिए प्रोफेसर बर्नार्ड शो जो है, प्रोफेसर बर्नार्ड शो इस बात को कहते हैं कि यूरोप जो है, अब यूरोप में इस प्रकार से गुप्त संधियों के द्वारा देश लड़े हुए हैं, देश जुड़े हुए हैं कि यदि एक कोई देश यदि आगे बढ़ गया तो सारे देश आपस में लड़ पड़ेंगे। और उनकी बात ये सही भी है। लड़ाई तो किससे हुई थी? 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और सर्बिया आपस में लड़े थे। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया आपस में लड़ते हैं, और देखते ही देखते हम लोग देख रहे हैं कि 36 जो देश है, 36 देश एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। प्रोफेसर बर्नार्ड जो है, बर्नार्ड इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपस में गुटबंदियां, आपस में गुप्त संधियां, आपस में गठबंधन इतने बने हुए हैं कि यदि कोई एक भी देश शुरू करेगा तो अब दूसरे की मजबूरी हो जाएगी। कि जैसे इन्होंने 1894 में अभी समझौता किया फ्रांस और रूस ने कि यदि तुम पर जर्मनी आक्रमण करे, या जर्मनी की सहायता से तुम पर यदि इटली आक्रमण करे, तो रूस फ्रांस के साथ रहेगा। इसी प्रकार की जो बात है, इसी प्रकार की बात कौन कर रहा है? इसी प्रकार की बात कर रहा है आपके फ्रांस भी कह रहा है कि यदि रूस तुम पर आक्रमण किया यदि जर्मनी ने, या जर्मनी की सहायता ने आक्रमण किया तुम पर ऑस्ट्रिया ने, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अभी फ्रांस और इंग्लैंड की भी समझौता हुआ कि मोरक्को में मैं तुम्हारे हित स्वीकार कर रहा हूं, मतलब तुम्हारे हितों पर यदि कोई आंच आई तो हम तुम्हारे साथ हैं। इसी प्रकार की बात उसको फ्रांस कह रहा है। ऐसी ही बात ऑस्ट्रिया जर्मनी को कह रहा है, जर्मनिया ऑस्ट्रिया के कान में फूंक मार रहा है। ठीक है, और आप देखोगे इस प्रकार से सारे जो लोग हैं, सारे लोग एक दूसरे से इंटरनली जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो गुप्त संधियां हम लोग देखते हैं, इन गुप्त संधियों का जो जनक है, एक देश के रूप में हम कहते हैं इटली, और एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है कौन? बिस्मार्क। पढ़ा हम लोगों ने। अब देखो क्या रहा है, अब दो गुट बन गए हैं,
और एक गुट में और यदि अपन देखें, गुटों के बाहर भी यदि अपन बात करें तो जर्मनी और इंग्लैंड में यदि अपन देखें, है ना, तो एक बात हम लोग करते हैं बिस्मार्क के जमाने की। बिस्मार्क के जमाने की बात करें तो देखो, बिस्मार्क ने कहा कि समुद्री चूहा है कौन? इंग्लैंड है, और जमीनी चूहा जर्मनी है। हमारा आपस में हमारी आपस में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, तो तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते हैं, ठीक है। और बिस्मार्क ने उपनिवेश पर फोकस नहीं किया, और बिस्मार्क ने नौसेना पर फोकस नहीं किया, ठीक है। इन दोनों पर इसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जब परिस्थितियां बदलती है, गुप्त संधियां वगैरह होती है, ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि अब ये भी क्या रहेंगे, ये भी आप देखो कि इंपरेटर जैसे बड़े जहाज बनाएंगे, ये इंपरेटर जैसे बड़े जहाज बनाएंगे जो इंग्लैंड के सबसे बड़े जहाज ड्रेडनोट की टक्कर में बनाएंगे ये। तो एक प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है इनके बीच भी। हालांकि आप देखो कि जर्मनी और इंग्लैंड में यदि अपन बात करें तो आप देखोगे इंग्लैंड की जो एक स्वाभाविक जो शत्रुता है वो हम लोग देखते हैं फ्रांस के प्रति है। इसलिए आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस के विरुद्ध जो 4 गुट बने थे, 4 जो संघ बने थे फ्रांस के विरुद्ध, उन चारों में भागीदारी थी किसकी? इंग्लैंड की। पढ़ा था आप लोगों ने। तो वहां एक स्वाभाविक शत्रुता है, लेकिन यहां ये जब नौसेना को इसकी नौसेना के बराबर अपनी नौसेना बनाने का प्रयास करता है, जब ये अपने उपनिवेश बढ़ाने का प्रयास करता है, जब विलियम सेकंड अब शासक आया है, विलियम सेकंड जब ये योजना बनाता है बर्लिन से बगदाद रेलवे की योजना बनाता है, तब इंग्लैंड को लगता है कि अब हमारे पूर्वी साम्राज्य को खतरा है। और हम देखते हैं कि अब ये जो देश है, इन देशों के बीच में भी, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं कि संबंध खराब हो जाते हैं। और पूरा जो यूरोप है, पूरा यूरोप आप देखो कि एक प्रकार से यदि हम बात करें तो एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 1871 से लेकर के 1914, 1871 से लेकर के 1914 का जो यूरोप है, यूरोप को सशस्त्र युग 1971 से 1914 का जो टाइम है, इसको सशस्त्र युग का समय कहा जा सकता है, जिसमें सारे जो देश हैं, सारे देश क्या रहे हैं, जो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं ये, ठीक है। और इनके लिए प्रयास किया जा रहा है निकोलस सेकंड के द्वारा। निकोलस सेकंड जार है कहाँ का? रूस का। और इसने 2 प्रयास किए, एक ये कर रहा है 1899 में, एक ये कर रहा है 1907 के अंदर। और इसने हेग में इसने सशस्त्रीकरण के विरुद्ध, सशस्त्रीकरण स्पेशली तोपों के विरुद्ध, हेग में सशस्त्रीकरण के विरुद्ध सम्मेलन बुलाया। और ये जो सम्मेलन बुलाए ये दोनों ही सम्मेलन जर्मनी की हठधर्मिता के कारण ये दोनों सम्मेलन असफल रहे। हालांकि दूसरा जो सम्मेलन रहा इसका हेग में, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित बात हुई थी। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आता है राष्ट्र संघ के अधीन बाद में, लेकिन दूसरा जो सम्मेलन था इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस प्रकार से जो प्रयास किए गए किसके द्वारा? निकोलस सेकंड के द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन इसके प्रयास असर नहीं दिखाते हैं।
क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है वो तोप वगैरह छोड़ने को तैयार नहीं था, शस्त्र छोड़ने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको ध्यान है कि भाई शस्त्र है तभी तो फ्रांस चुप है, ये यदि छोड़ दिया जाएगा तब मसला ज्यादा खराब हो सकता है। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आप देखो पूरा जो यूरोप है, पूरा यूरोप हम लोग देख रहे हैं कि दो गुटों में पूरा यूरोप आपको विभाजित मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जो है आपके मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है ये आपके क्या है, ये ट्रिपल अलायंस है। और ये जो येलो कलर वाला जो है ये आपके ट्रिपल आतांत है। ट्रिपल आतांत या इसको सौहार्द, ट्रिपल सौहार्द या ट्रिपल समझदारी का जो गुट है वो इसको कहा गया है, जिसमें आपके देखो इंग्लैंड आ गया, यूनाइटेड किंगडम का मतलब है, फ्रांस आ गया है, या आपके इटली आ गया है, फिर आपके रूस भी आ गया है। ठीक है, इटली बाद में आएगा, है ना, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये बहुत ही कमाल का खिलाड़ी रहा है। ठीक है, ये अवसर देख करके पहले उधर है और फिर क्या आएगा, इधर आएगा और फिर एम्पायर बन जाएगा कि हम तटस्थ है। ठीक है, और फिर मित्र राष्ट्रों की तरफ ये फाइनली लड़ेगा।